मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ुबैर हैदर साहब, बहुत ही खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, पेश कर रहे थे। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इतनी खूबसूरत नात से हमारे आज के खैर रमज़ान के सिलसिले का आगाज़ किया। आज 4 रमज़ानुल मुबारक, और खैर रमज़ान के सिलसिले में आज चौथी मरतबा हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आप खैरियत से हैं, आपका रोज़ा ठीक गुजर रहा है। इन 2 घंटों की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छे से गुजारे। मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अरमला हसन। ज़िम्मेदारी हम इस तरह से लेते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि आपका जो आखिरी 2 घंटे होते हैं अफ्तारी से पहले, ये अच्छे गुजर जाएँ, आपकी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहे। और उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर होता है। आपने कोई भी सवाल करना है, कोई भी आपके ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप हमारे गेस्ट से पूछना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम। आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम लाजमी अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाते हैं। रिलीजियस एस्पेक्ट से तो हम उनको डिस्कस करते ही हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उन चीज़ों को लेकर चलते हैं। और साथ किचन के अंदर हमारे जो खुशबू आती है वो शायद हम आप तक पहुंचा पाते हैं, काश, लेकिन हम इस वक्त इस खुशबू के अंदर बैठे हुए हैं, सोचें रोज़े से पहले कितना मुश्किल है हमारे। बिल्कुल, और बल्कि हम इससे पहले कि हम अपने मौजू की बात करें, ज़रा शेफ़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं आज भी, और वो आज भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा अच्छा बना के बताएंगे और साथ साथ बनाना सिखाएंगे कि उम्मीद करते हैं हमारी इफ्तारी आप के साथ थोड़ी अच्छी हो जाए। वैसे हमारी अच्छी हो जाती है वंस इट्स रेडी, यू नो। तो इसमें भी हम अहमद, वेलकम। क्या आप कैमरा दिखा सकते हैं? आपको आई होप दिखा सकते हैं। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप दोनों सुनाएं कैसे? क्या हो रहा है आज किचन में? आज हम बिरयानी बना रहे हैं, ऑथेंटिक सिंधी बिरयानी।
अच्छा, ये तो मुझे कंफर्म हो गया था कि बिरयानी बन रही है क्योंकि खुशबू आ रही थी। सिंधी बिरयानी बन रही है। जी, सिंधी बिरयानी बन रही है। इसी के साथ हमारे पास जो है वो टिक्का फ्लेवर एयर फ्राइड विंग्स बनाने जा रहे हैं। अच्छा, और बहुत लाइट, बहुत हेल्दी खाना जो So beautiful. इमरान भाई बनना है आपके लिए शुरू हो गया। विंग्स भी आज हमारे ना मेन्यू एग्जैक्टली, में। विंग्स भी बन रहे हैं। 26 काइंड्स हैं बिरयानी की जो वर्ल्ड वाइड चल रही हैं। उसमें से एक बिरयानी जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ वो है सिंधी बिरयानी। अच्छा, वाह। ठीक है, आलू बुखारे के साथ और एक हायर स्पाइसेस टच के साथ ये बिरयानी बनती है। Okay. लेकिन हम माइल्ड बनाएंगे क्योंकि आप सब लोगों को रोज़ा जी, वही ठीक हो गया। बिरयानी जिसके हवाले से हमेशा पाकिस्तान में बिरयानी और निहारी का झगड़ा रहता है कि पाकिस्तान की कौमी हाँ, डिश कौन से शहर में अच्छी मिलती है? कराची या कराची लाहौर वाले में? ऑलवेज से कि बिरयानी एंड लाहौरिये से इसके हमारे निहारी। लाहौर में चलो जी, उम्मीद करते हैं कि निहारी बिरयानी की इस जंग से निकल के हम जरा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जनाब, आपको पता है आज हमने जो टॉपिक रखा है वो आप, मैं और हर कोई शख्स उससे रिलेट कर सकता है। हम ट्रैफिक के हवाले से आज बात करेंगे। ज़िंदगी गुजारने के लिए जो कह लें इसकी बुनियादी ज़रूरियात में से नक्लो हमल जो है वो एक बहुत ख़ास तवज्जो हासिल करता है। और जदीद दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तरक्की की बदौलत आमदोरफ्त के ज़राए में जिद्दत आई है। इसी वजह से जो सफ़र 2 से 3 दिन पे तय होता था वो चंद घंटों में तय हो जाता है और उसकी मसाफत ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान में जी वक्त गुजरने के साथ साथ रोज़ गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है और आज हर तीसरे फर्द के पास अपनी ज़ाती गाड़ी मौजूद है, मोटरसाइकिल है और ये तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ भी रही है। बिल्कुल, और जिस मौजू की तरफ हम आज आपकी तवज्जो दिलाने जा रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद वायरस या बीमारी से भी ज़्यादा लोग, अगर मैं कहूं कि इसकी नज़र हो जाते हैं तो गलत नहीं होगा। हम आज बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो हालिया कुछ अरसे में पूरे मुल्क में जो गाड़ियों की बढ़ने की वजह है और जो मुतारिफ कराई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, पैकेजेस हैं, इसके जरिए आसान एक साथ पर गाड़ी मिल जाती हैं, बाइक्स मिल जाती हैं। जहाँ पर ये चीज़ें बढ़ रही हैं वहीं पर हादसात में भी इजाफा हो रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार इस हवाले से बदतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले ममालिक में होता है जहाँ पर यह शरह बहुत ज़्यादा है। हर 5 मिनट में एक शख्स ट्रैफिक हादसे से जहाँ बक हो जाता है, इसका शिकार होता है। और 2018 में जो हादसात की शरह है इसमें पाकिस्तान का 67वां नंबर था, 67th, और जांबक होने वालों की तादाद तकरीबन 36,000 तक पहुंची थी। इसी तरह अगर हम 2019 के हवाले से बात करें तो इसमें WHO ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक जो ट्रैफिक हादसात हैं इस मामले में पाकिस्तान दुनिया में 104वें नंबर पर आया। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2030 तक ट्रैफिक हादसात ही वो वजह होंगे जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग लुक़्मा अजल बनेंगे। बिल्कुल, 2023 में जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें भी पाकिस्तान जो रोड एक्सीडेंट्स हैं इसकी तरह दीगर ममालिक की निस्बत सबसे ज़्यादा केसेस हैं, जहां एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 40,000 से ज़ायद अफराद जो हैं ट्रैफिक हादसात की नज़र हो जाते हैं। ये तो थे कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हमने आपके साथ शेयर किया। वजूहात क्या हैं? जो ट्रैफिक की रवानी है वो किन वजूहात की वजह से मुतासिर होती है या हादसात की वजूहात क्या चीज़ें बनती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, आज हमने इस पर बात करनी है। और जो ओवरऑल लाहौर या उसकी ट्रैफिक के हवाले से हम बात करेंगे उसके लिए बड़ी पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जब पहले इन्होंने ये ओहदा संभाला था तो हमने इनको अपने शो पे बुलाया था। हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज ये फिर हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रही हैं। CTO हमारा अतर साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। रोज़े ने ज्यादा ड्रेन तो नहीं किया हुआ आपको? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो बहुत लंबी ड्यूटी करके आई है वैसे। अच्छा गुजरा है। जबरदस्त। इसके साथ साथ प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका भी। और फहद काज़मी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फहद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अहमद हमाद से तो हमने आपका तारुफ करवा दिया। फहद काज़मी, आई होप विद अ फाइन माइक वॉइस, यस, विद अ हमने फाइन आज ऑडियो। काउंटर चेक किया है इनके। फहद भाई आप कैसे हैं, बोल के बताएं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, हो गया सही। साथ साथ अपनी चेकिंग भी की है। चले, एक तो सबसे पहले CTO साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी नो बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले तो रोजे में ड्यूटी कितनी टफ हो जाती है, रूटीन तो तब्दील होती है, बिल्कुल चेंज होती है। कॉमन क्वेश्चन दैट वी आस्क। इसमें हमारा जो है ना लोड ट्रैफिक का नियर इफ्तार एकदम से बढ़ जाता है। आपको पता है इफ्तारी लेने वाले, बाहर जाने वाले और फिर जो घरों को वापस जा रहे होते हैं उनकी तादाद एकदम से ज़्यादा हो जाती है। और उसमें तादाद क्योंकि सबका टाइम एक हो जाता है, एवरीबडी वांट्स टू रीच होम एट इफ्तार टाइम, तो उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है लोड भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है और थोड़ा सा स्पीड भी बहुत बढ़ा देते हैं हमारे जितने भी आपको पता है। बिल्कुल, मोटरसाइकिलिस्ट जितने भी हैं, गाड़ी वाले जितने भी हैं, क्योंकि सबको जल्दी होती है तो वो एक स्पीड का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ पिछले 3 रोज़ों में। हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस टाइम पे जो जाते हैं बाहर
तो स्पीड ज़्यादा हुई हुई है और उसमें ज़ाहिर है हर एक को जल्दी भी है, लेकिन देन एट द सेम टाइम अपनी सेफ्टी सबसे पहले। तो वो मेरी तरफ से ज़रूर ये मैसेज होगा सबके लिए कि इफ्तार ज़रूर करें और टाइम से निकल जाएं अपनी जगह से, ताकि आप घर आसानी से पहुंच जाएं, बजाय ये कि बिल्कुल एंड पे हम जल्दबाजी में और अफरा तफरी का शिकार होते हैं। मेरा एक सवाल, जिस तरह से अभी हम स्टैटिस्टिक्स भी बता रहे थे और ये ट्रैफिक हादसात की जब हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी तादाद है जिसकी वजह से लोग ट्रैफिक हादसात का शिकार होते हैं। अभी आपने मौजूदा, चूँकि जब से आपने ओहदा संभाला है, ज़ाहिर है आपने भी कुछ रिसर्चेस वगैरह कंडक्ट की होंगी, क्या वजूहत आपको ज़्यादा समझ में आई हैं या ग्राउंड बेसिस पे ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं? देखिए, अगर हम 2023 की हमने स्टडी की और अभी 2024 की जो हमारे 2.5 मंथ्स गुजर चुके हैं, अभी हमारे पास जो टोटल हमारे पास लॉस हुआ अराउंड 400 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास डेथ्स हुई 23 में लाहौर के अंदर। जहाँ तक बात है इस साल के जो पहले 2.5 महीने हैं, इसमें हमारे पास अराउंड 59 डेथ्स हो चुकी हैं एंड दैट्स अ बिग नंबर। और इसमें जब हमारा क्योंकि एक पूरा सेक्शन होता है जो एक्सीडेंट्स को स्टडी करता है हेडक्वार्टर्स में भी और हर हमारी ट्रैफिक पुलिस डिस्ट्रिक्ट में भी, तो उसको हमने जब स्टडी किया तो वी रियलाइज कि इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ ओवरस्पीडिंग इज़ द बिगेस्ट कॉज। हमारे पास ख़याबान जिना जो है उस साइड पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए इस साल में, और मेन रीज़न जो है वो ओवर स्पीडिंग है। और डेफिनेटली ओवर स्पीडिंग आपको भी पता है कि जब हम एक लिमिट्स को फॉलो नहीं कर रहे, हम अगर 60 किलोमीटर्स है 40 किलोमीटर्स है, वी आर नॉट फॉलोइंग द लिमिट्स, तो फिर वो जितनी स्पीड तेज़ होगी उतना नुकसान ज़्यादा होगा। इसमें जो पाकिस्तान के अंदर जो व्हीकल्स चल रही हैं, चाहे वो कार्स हैं और ख़ासतौर पे आई बिलीव बाइक्स का नंबर ज़्यादा होगा इसमें हादसात में और मरने वालों में भी, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप लोगों का क्या टेक है? क्या वो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं और जो प्रिकॉशंस एक राइडर या एक ड्राइवर को लेने चाहिए, आपके ख्याल में लोग लेते हैं पाकिस्तान के अंदर? देखिए, प्रिकॉशंस तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम लेते हैं हम समझते हैं कि प्रिकॉशंस लेना जो है ना वो भी एक बोझ है, वो हम अपने लिए ही मुश्किल बना लेते हैं। जहाँ तक आपने बात की फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स और जो हमारी मैकेनिकल स्टैंडर्ड्स और उन चीज़ों की बात की, उसमें हमारे पास व्हीकल इंस्पेक्शन की जो एक पूरी सर्टिफिकेशन सिस्टम है, इसमें मैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की भी बात कर रहा हूँ। सेफ्टी स्टैंडर्ड भी जो हमारी कंज्यूमर व्हीकल्स हैं, जिसमें हमारी कमर्शियल व्हीकल्स आती हैं बेसिकली, जिसमें हमारे बड़े व्हीकल्स आ जाते हैं, उनकी तो प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट अगर किसी के पास नहीं है तो वो रोड पे नहीं आ सकता। सही, असूली तौर पे ही और शी कैन नॉट ब्रिंग द व्हीकल ऑन द रोड, ठीक है। और ये अनफॉर्चुनेटली जो है ये हम इस पे बहुत कम स्टिक करते हैं। हमने बहुत सारे फिटनेस सर्टिफिकेट्स जो हैं हमने उसके ऊपर चलान भी करते हैं, वायलेशंस के ऊपर उनकी कैंसलेशन को भी मूव करते हैं। जब हम उनके सर्टिफिकेट चेक करते हैं और उनकी गाड़ी की ओरिजिनल हालत देखते हैं तो वो आपस में मैच ही नहीं हो रही होती, इट इज़ नॉट फिट टू ड्राइव। तो वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा हुई पिछले साल में, लेकिन इसमें फिर अभी जिस तरह आपने कहा जितना भी काम किया जाए कम है। और इसमें क्योंकि बहुत सारे इसमें दीगर एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, इट्स नॉट के ओनली ट्रैफिक पुलिस लाहौर इज़ गोइंग टू डू इट, देयर आर अदर एजेंसीज जिनका जो सब मिल के हम काम ये कर रहे होते हैं। तो वो डेफिनेटली एक चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अच्छा प्रोफेसर, जिस तरह से अभी सीटीओ साहिबा से तो हम पूछेंगे भी मज़ीद कि हम जो कवानीन की बात कर रहे हैं, हमारे ओवरऑल रवैये रोज़ के ऊपर अगर हम इसकी जानिब भी आएँ तो हम अदम बर्दाश्त जिसकी हम बात करते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं है, ओवर स्पीडिंग एक बड़ी रीज़न है, जल्दी है जाने की, रोज़ा इफ्तार करने की जल्दी है, लेकिन उस जल्दी के अंदर हम अपने समेत इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों का भी नुकसान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अहम मौजू है आज का और आपने जो सवाल उठाया वो बहुत ही अहम है। मैं इसमें दो चीज़ें अर्ज़ करूँगा आपके सामने कि कुरान मजीद ने जो ट्रैफिक कवानीन या किसी भी जगह पर अपनी जान की हिफाजत के मामले में जो जो हुकूमत ने कवानीन बनाए हैं उनको फॉलो करना, उनकी पाबंदी करना अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की तरह लाजिम है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू खिदरकुम फनफिरू सुबातन अव इनफिरू जमिया। खुज़ू खिदरकुम का माना यह है कि अपनी जान की खुद हिफाजत करो। अब जान की हिफाजत करना, और दूसरे के मकाम पर फरमाया वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुकत वाहसिनू, अपने हाथों से खुद अपने आप को हिलाकत में न डालो।
अब इन दो आयात को अगर मिला लें तो मोटरसाइकिल सवार के लिए सर पे हेलमेट रखना और अपनी रफ्तार को मुनासिब रखना, गाड़ी वाले के लिए अपनी सीट बेल्ट बांधना और अपनी गाड़ी की रफ्तार को मुनासिब रखना और अपनी लेन की पाबंदी करना और दूसरे लोगों की जान का भी ख्याल करना, अपनी जान का भी ख्याल रखना। जो लोग ऐसा नहीं करते वो अगर हादसा ना भी हो तो गुनाहगार हो रहे होते हैं। मैं 2-3 चीज़ें बड़ी सख्त कहूँगा, आप इनको अगर नोट करें। अगर हादसा नहीं भी हो रहा तो वो ऐसा करके गुनाहगार हो रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक भी गलत है। अगर ट्रैफिक पुलिस उनको ना भी पकड़े, अगर उन पर फ़ाइन नहीं भी होता कहीं पर, अगर उनको रोका नहीं भी जा रहा, इवन देन वो गुनाह का काम कर रहे हैं कि इससे नुकसान हो सकता है। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक शख्स किसी जगह से गुजरता है जहाँ पर दीवार गिरने वाली है, वो वहाँ से गुजरते हुए अगर उस पर दीवार गिर जाए तो फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है उस पर, वो हिलाक होगा। एक देखे ना, हादसाती मौत में शहादत की खुशखबरी दी गई है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कवानीन की पाबंदी करते हुए हादसाती तौर पर फौत हो जाए, वो शहीद हैं। अगर कोई बंदा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ट्रैफिक में हिलाक हो गया, वो शहीद नहीं है। इसको आप फतवे के तौर पर जारी कर दें, वो शहीद नहीं है किसी भी सूरत। उसने जिसका नुकसान किया उसकी जान का भी जिम्मेदार है, उसने खुद गलती की अपनी जान का भी जिम्मेदार है और अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक ये जिम्मेदार है। और रास्ते को जब भी आप रास्ते पर निकलते हैं, घर से एक बंदा निकलता है, रोड पर आता है, हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने कोई सहाबा को रोका, फरमाया कि तुम रास्ते में ना खड़े हुआ करो। उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम यहाँ पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गुफ्तगू होती है, मालना बुद्धा, कि हमारे लिए मुश्किल है ये आपने जो पाबंदी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर अच्छा ऐसा है फ़आतु तरीक़ा हक़ कहू, फिर रास्ते को उसका हक दो। या रसूलल्लाह रास्ते का हक क्या है? उसमें जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक तकलीफ को दूर करना, सलाम को फैलाना, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करना, रास्ते के अंदर तकलीफ हटाना, ये रास्ते का हक है कि अगर आप रास्ते में बैठे हुए हैं, कोई ऐसी चीज जो तकलीफ देने वाली है उसको हटाने का हुक्म है, चाहे जाए कि आप खुद तकलीफ बन के रास्ते में। और यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो उल्टा है, खुद ही तकलीफ बहुत सारे लोग न सिर्फ काबिज होते हैं रास्ते के बजाय कि किसी और तकलीफ को हटाए, खुद ही तकलीफ बन के राइट समझते हैं ये करना। फाद साहब, एक होता है, एक लॉ अबाइडेंस है, एक लॉ इन्फोर्समेंट है, दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है, लेकिन इन दोनों की जो डायमेंशन है बड़ी डिफरेंट है। आई मीन एक का ताल्लुक आपके सोशल फैब्रिक से भी है कि वो किस हद तक वेल निटेड है, किस हद तक लोग वेल एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं, जिसकी जानिब CTO साहिबा ने भी इशारा किया। और दूसरा फिर ओबियसली कवानीन है और फिर उनका इतलाक है। दुनिया भर के अंदर कवानीन को मानना कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है। बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बड़े शौक से और फ़ख्र से लोग कवानीन को मानते हैं, इन्फोर्स किए जाते हैं लॉज। और फिर जैसे कि मैं एक एग्जांपल UAE की फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, वहाँ पे बड़े सख्त लॉज है ट्रैफिक को लेकर, और हमारे पाकिस्तानी बड़े ज़बरदस्त तरीके से फॉलो भी करते हैं। सऊदी अरब वगैरह के अंदर वही पाकिस्तानीज़ मोटरवे पे भी बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, बट व्हेन दे गेट एंटर टू लाहौर, पिंडी में दाखिल होते हैं, GT रोड पर जाते हैं, उनके अंदर का पाकिस्तानी जाग जाता है। सो व्हाई इज़ दिस डिफरेंस? आई मीन क्या कानून में कहीं सुकम है, इस वजह से इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है, या हमारा माइंडसेट का इशू है? बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग अ स्कॉलर, आप इसको कैसे देखते हैं? थैंक्स अ लॉट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो आपने सवाल उठाया लॉ इन्फोर्समेंट और इंटरनली लॉ अबाइडिंग होना, बहुत ही अच्छी डिस्टिंक्शन आपने की है। असल में प्रॉब्लम जो है ना वो इंसान की अपनी है। वही लॉज पाकिस्तान में भी हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी हैं, मिडल ईस्ट में भी हैं, फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज में भी हैं, लेकिन इंसान का जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो इन ममालिक में जाके मुख्तलिफ होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर मैं बाहर, मुझे याद है कि आज से चंद साल पहले मुझे जापान जाने का इत्तेफाक हुआ, और टोक्यो बहुत ही कंजेस्टेड, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यू कैन नॉट इमेजिन जितनी वहाँ पे, मतलब न्यूयॉर्क से ज़्यादा शायद ट्रैफिक टोक्यो के अंदर हो। हम एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग पे थे वहाँ पे, कोई 22 दिन हम रहे। 22 दिन मैंने एक दिन टोक्यो में हॉर्न नहीं सुना, वहाँ पे किसी ने हॉन्क नहीं किया, हालांकि इतनी ट्रैफिक है। और अगर आप मतलब आप वहाँ वाहिद पाकिस्तानी या मेरी तरह के अगर कुछ और भी थे तो वो शायद व्हील पे नहीं थे, और अगर वो व्हील पे होते भी तो शायद वो वहाँ पे बेहतर बिहेव कर रहे थे, लिहाज कर रहे थे वहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो लॉज हैं, लॉज की इन्फोर्समेंट, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एट टाइम्स ना हम अपने ब्यूरोक्रेट्स को और लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को वो क्रेडिट नहीं देते। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे और ब्यूरोक्रेट्स कम रिसोर्सेज में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ये इस बात को हमें क्रेडिट देना चाहिए। डेफिनेटली। और मैं अक्सर, क्योंकि मेरा एट टाइम्स ब्यूरोक्रेसी से या इन लोगों से कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रहता है,
कम रिसोर्सेज के अंदर इतना परफॉर्म करना और फिर क्रेडिट का भी ना मिलना, इनको फिर भी हम और इस अवाम के साथ, इस अवाम के साथ, और इस अवाम के साथ माशाल्लाह। तो हमारे पुलिस के लोग जहाँ पे गैप्स होंगे, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी, वहाँ पे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमारे वार्डन्स बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन वो जो कौम का एक माइंडसेट होता है कि लॉ को, जिस तरह भी प्रोफेसर साहब ने बात की, दीन के अंदर ये बाकायदा कॉन्सेप्ट है। कुछ तो वो लॉज थे, पनिशमेंट थी जो हदूद के अंदर आती हैं, जो कि परमानेंट है। लेकिन अगर स्टेट ताजीरी तौर के ऊपर पेनल्टीज का इजरा करे तो उन पेनल्टीज को भी आपने वैसे ही अडॉप्ट करना है जैसे हदूद के लॉज और पनिशमेंट को आप अडॉप्ट कर रहे थे। पाकिस्तानी माशरे के अंदर हम इस वायलेशन को वायलेशन समझ ही नहीं रहे कि अगर मैं रेड लाइट के ऊपर क्रॉस कर रहा हूं तो मुझे लग ही नहीं रहा कि ये मैंने गुनाह किया है या अल्लाह रब्बुल इज्जत भी नाराज हो रहे हैं या कल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी मेरी पूछगछ इन लॉज के ऊपर भी होगी। हम तो बड़े धड़ल्ले से उसकी धड़ल्ले के साथ करते हैं। तो मैन मेड लॉज को हम समझते हैं आर्टिफिशियल लॉज, जबकि रिलीजन ये कह रहा है कि वो लॉज जो स्टेट वेलफेयर के लिए फैसिलिटेट करने के लिए ताजीरी तौर पे भी जारी करती है, आपने उन लॉज को वैसे ही फॉलो करना है जैसे आप दीगर लॉज को फॉलो करते हैं। तो ये एक माइंडसेट का इशू है और हमारे पाकिस्तान के अंदर इस माइंडसेट के इशू को जब तक हम तब्दील नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी, इस पे हम बात करेंगे कि यही लोग आज जब बाहर के ममालिक में जाते हैं तो लाइनों में खड़े होकर टिकट भी लेते हैं, सारे मामलात बिल्कुल एक रवैयों के साथ, अच्छे रवैयों के साथ करते हैं, लेकिन जब अपने मुल्क में आते हैं तो फिर क्यों ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। इस पे इन डिटेल और भी बात होगी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए खैर रमज़ान। खुश आमदीद एक बार फिर, आप खैर रमज़ान देख रहे हैं और उम्मीद है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा सिलसिला यहाँ पे गुफ्तगू का जारी था। आज हमने बहुत अहम मौजू आपके लिए चुना और कल जब मैं कुछ सोशल मीडिया फीडबैक पढ़ रहा था हमारे प्रोग्राम के हवाले से, थैंक यू वेरी मच कि आपने कहा कि आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। कोशिश यही है हमारी कि सिलसिला जारी रहे। आज हमने इसीलिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जो है लाहौर की, वो हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हम ऑफ एयर बड़ी हेल्दी कुछ डिस्कशन कर रहे थे और वो हम कुछ पेडेस्ट्रियंस के राइट्स के हवाले से भी कर रहे थे और उसके साथ साथ अवेयरनेस के बारे में भी कर रहे थे। तो इसको आसान बनाने के लिए जो लोग पैदल चलते हैं मैम, उनके बारे में आप भी कह रही थी कि अवेयरनेस भी नहीं है, एज सच हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना सपोर्टिव नहीं है बहुत ज़्यादा और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैम ने हमें बताया कि जो 59 डेथ्स इन्होंने इससे पहले बताया था कि रिपोर्ट हुई, उसमें बड़ी तादाद जो है वो पेडेस्ट्रियन की है, पैदल चलने वालों की है। आप इस पे क्या कहेंगे, इस पे रोशनी? बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे पास जो डेथ्स हुई हैं पेडेस्ट्रियंस की भी हुई हैं और दूसरा ये कि पेडेस्ट्रियन के बारे में जो फैसिलिटेशन है वो आई थिंक अभी जिस तरह आपने कहा ना इंफ्रास्ट्रक्चरल, उसमें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होगा, अदरवाइज ज़ाहिर है वो एकदम से वो नहीं इम्प्लीमेंट हो सकेगा। क्योंकि हमें कुछ जंक्शंस क्रिएट करने हैं, हमें ऐसे पॉइंट्स क्रिएट करने हैं जहाँ पे हम कह सकें कि ये पेडेस्ट्रियंस के गुजरने की जगह है, जहाँ पे गाड़ियों को भी पता हो कि उन्होंने रुकना है। अभी हो इस तरह से रहा है कि हमारी पूरी रोड होती है मुख्तलिफ पॉइंट से, जहाँ पे जो पैदल चलने वाला है उसका जहाँ से दिल करता है वो गाड़ी को क्रॉस करने की कोशिश करता है। उससे होता क्या है कि ट्रैफिक की मूवमेंट हमारी बदस्तूर स्लो रहती है, जिसकी टेल जो है पीछे बहुत दूर तक जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि गाड़ियों को भी उनका एहसास होना ज़रूरी है और उनको भी एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रैफिक का फ्लो है, गाड़ियों की जो मूविंग व्हीकल्स है उनके क्या राइट्स हैं और हमने किस पॉइंट से हमें क्रॉस करनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे हमारे पास ओवरहेड ब्रिजेस भी बने हैं, जो आपने सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है और आपने उसके थ्रू रोड क्रॉस करनी है। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर यूनिवर्सिटी भी है, आपने गुलबर्ग में बिल्कुल देखा होगा, हाफिज सेंटर के पास बिल्कुल वहाँ पे बने हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई उसको यूज नहीं करता because we always want to। वहाँ टिकटॉक बनती है मैडम, टिकटॉक के लिए इस्तेमाल होता है। टिकटॉक के लिए बिल्कुल होता होगा, लेकिन जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए उनको शॉर्टकट आसान रहता है, तो वो फिर एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हैं वो यूज नहीं हो सके, तो वो फिर एक तरह से गवर्नमेंट के लिए भी वो एक मुश्किल होता है कि जो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं हो रही उसके ऊपर कितने रिसोर्सेज। अच्छा, हमारी हर इस तरह की डिस्कशन इसी पॉइंट पे आकर एक पॉइंट ऑफ क्या कहना चाहिए, बंद गली में आके रुक जाती है। आपकी तरफ हम देखें तो कहते हैं अच्छा पुलिस के वसाइल कम है, फाद साहब ने कहा कम वसाइल में अच्छा काम करिए, लेकिन मसाइल अपनी जगह पे रहते हैं। हमने कहीं ना कहीं जाके सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर तो दाखिल होना है। वैसे लाहौर पिंडी को देख के लगता नहीं है कि हम कभी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का भी तो राइट है ना कि वो लंदन जैसा लाहौर देखें
या इस्तांबुल जैसा लाहौर देखें लंदन में तो खैर बहुत ट्रैफिक ब्लॉक नहीं, है means to say इसके रूल्स की जो लॉ अबाइडिंग है, कवानीन की पाबंदी है या सफाई है, ऐसा कुछ देखें हम। लेकिन ये कि यू आर राइट, मैं तो एज पर्सनली खुद भी यही सोचती हूँ बीइंग पाकिस्तानी एंड ट्रू उसमें पेट्रियट के तौर पे कि हम क्या इमेज अपना पेश करते हैं बाकी दुनिया के जो लोग हैं उनको, जैसे वो लैंड होते हैं लाहौर में या फॉर दैट मैटर एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो एक जो ट्रैफिक सेंस देखते हैं, जो हम जाके देखते हैं कि बड़ी अच्छी ट्रैफिक सेंस है, आप जैसे किसी भी मुल्क में लैंड करते हैं तो आप एकदम से उनकी आपको जो स्ट्रेट व्हीकल्स हैं, बहुत लंबी भी उनकी रोड्स पे व्हीकल्स आपको नज़र आ रही होंगी ना, उनकी लेन्स बहुत लंबी भी होंगी, बट दे विल ऑलवेज बी प्रॉपरली एक अलाइनमेंट के साथ आपको वो नज़र आएंगी। बिल्कुल। तो आई थिंक कि वो चीज़ जो है हमारे मिसिंग ये कब होगा? कब होगा? और इसके लिए शदीद एजुकेशन, और आई थिंक क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि पिछले साल हमने तकरीबन 50 लाख वायलेशंस को के अगेंस्ट एक्शन लिया। अब आप देखें कि लाखों की तादाद में आप एक्शन भी ले लें, आप फाइन्स भी कर लें, बट एट द सेम टाइम इशू कहाँ पर है, हमारे लोग क्यों नहीं समझ रहे। अब एक गाड़ी है, अगर उसका 110 दफ़ा चलान हो चुका है थ्रू सेफ सिटी, माय गुडनेस, ऐसी गाड़ी है वैसे कोई? बिल्कुल है, 110 से ज्यादा दफा है, 143, उनको बताएं ना, हम उनको अपने शो में बुलाएंगे उन साहब को, हम उनको चाहेंगे दुनिया को जानना देखें कि ये कौन सी शख्सियत है जो 110 इनको तमगा देना ये मैं नेक्स्ट टाइम आपने रिपोर्ट हमें बताना है please। बिल्कुल हैं, और वो हमारे पास ऐसी बिल्कुल व्हीकल्स हैं जो बदस्तूर हमारे पास वो जो होता है ना, वो कर रही हैं वायलेशंस। तो अनफॉर्चुनेट है कि हम बहुत दफ़ा रोक के, समझा के, डांट से, प्यार से, हर तरीके से, लेकिन वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे रवैयों और माइंड्स में है, या आई डोंट नो शायद पेनल्टी हमारी थोड़ी है, इस पे वो सोचते हैं कि शायद 200 रुपया जुर्माना है, शायद 700 रुपया है, शायद 2000 है। वैसे मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, आप लोग तो शायद ये बात नहीं कर सकते बीइंग पब्लिक सर्वेंट्स, लेकिन जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ना, ये बहुत बड़ी वजह है। सियासी वाबस्तगियाँ लोगों की, आपने पकड़ा किसी से फ़ोन करा के MNA MPA से बंदा छोड़ना पड़ जाता है, और ये होता है। अभी जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है हमारी, मैं समझता हूँ कि उनके पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, शी टॉक्स अबाउट लॉ, उनको इन्फोर्स करना चाहिए। पुलिस के अंदर से अगर हम सियासी इंटरफेरेंस ख़त्म करें और इसको कानून के मुताबिक काम करने की आज़ादी दें, तो आई बिलीव हमारे इदारे आर केपेबल इनफ कि वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम इससे बच सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, मेन रीजंस। देखिए, इसमें खाली हम पॉलिटिकल नहीं, हमारे यहाँ ना एक सिफारिश और एक ये जो कल्चर है, ये वैसे ही एग्जिस्ट बहुत ज़्यादा करता है। अगर आप किसी कांस्टेबल के, किसी रिश्तेदार का, या किसी जानने वाले का, या कोई उसके दूर दराज के जानने वाले का भी आ जाएगा फ़ोन, तो हम कहते हैं कि ओहो, इसने तो हमारी बात ही नहीं मानी, इसने हमारी बात नहीं मानी, ये अच्छा इंसान ही नहीं है, ये तो हमारा दोस्त ही नहीं है। हम वो एक अजीब सा एक प्रेशर और एक बॉयकॉट वाला सिलसिला शुरू कर देते हैं उस पुलिस ऑफिसर के साथ या उस इंसान के साथ जो कानून को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, और कुछ नहीं चाह रहा, सिर्फ कानून को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, लेकिन हम उसी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, और उसके रिश्तेदार भी उसको बुरा भला कह रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, इट्स जस्ट नॉट पॉलिटिकल, आई थिंक इट्स एन ओवरऑल हमारी सोसाइटी की फैब्रिक में ही ये चीज़ एक रवैयों का हिस्सा बन चुका है। फाद साहब, लास्ट मिनट है, हम जाएंगे ज़रूर इस पर बात करें। अभी जैसे मैम ने कहा कि बाहर पैदल चलने वालों के राइट्स भी उनको पता है, जो आगे से गाड़ी आ रही है उसको भी पता है, ओवरऑल लोगों के अंदर अवेयरनेस है, लोगों का एक माइंडसेट है कि हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनकी वायलेशन नहीं करनी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि कोई बात नहीं, 200 का जुर्माना है, दे के छूट जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी डिबेट भी है इसमें यहाँ पे, जैसे भी मैम भी बात कर रही हैं, रूल ऑफ लॉ की जब भी बात होती है ना, तो इसके साथ एक नोशन ऑफ इक्वालिटी जुड़ा हुआ है कि हम सब लॉ के सामने बराबर हैं। हाँ। लेकिन हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली ऐसे ग्रुप्स हैं जिनसे हमारा ताल्लुक होता है और हम स्पेशल फेवर डिमांड करते हैं। मैं ब्यूरोक्रेट हूं तो मैं और तरह से बिहेव करूंगा, मैं पॉलिटिशियन हूं मैं और तरह से बिहेव करूंगा, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं मीडिया से हूं मैं और तरह से, मैं लॉयर हूं तो मैं और तरह से। यानी यहाँ पे हमारे माशरे में मुख्तलिफ क्लीक्स ऑफ पावर है, पावर के कॉरिडोर्स हैं जो डिमांड करते हैं कि जी हमें फेवर दी जाए। तो रोड के ऊपर भी अगर वो वायलेशन करेंगे तो वो अपना वो स्पेशल वो जो कार्ड है वो निकालेंगे, जी मैं तो एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, मैं तो सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो वो हूँ। तो ये मेंटालिटी सबसे पहले तो ना बेसिकली एक जुमले में एक ब्रेक पे मुझे जाना है कि हम खुद को ठीक किए बगैर माशरे को और माहौल को ठीक करना चाहते हैं। दैट्स द रीजन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा लिंक करते हैं।
ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के रूहुल अमी सूराए वदोहा, पढ़ के रूहुल अमी सूराए वदोहा, सूरते मुस्तफ़ा देखते रह गए, सूरते मुस्तफ़ा देखते रह गए। वो गए अर्श पर और रूहुल अमी, वो गए अर्श पर और रूहुल अमी, सिदरातुल मुंतहा देखते रह गए, सिदरातुल मुंतहा देखते रह गए। हो के गुम ऐ नसीर उनके जलवों में हम, हो के गुम ऐ नसीर उनके जलवों में हम, शाने रब्बुल उला देखते रह गए, शाने रब्बुल उला देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए। ज़ुबैर हैदर साहब, बहुत ही खूबसूरत एक और कलाम, और ये पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का कलाम है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप हमारे साथ मौजूद भी हैं। हम एक तो ये है कि लाहौर के अंदर अफ्तारी हो चुकी है और उम्मीद है कि खैर व बरकत के साथ हुई होगी। दुआ में हम हमेशा कहते हैं अपने साथ साथ उन माशरे के लोगों को जो कि मुश्किल का शिकार हैं, वो तो आप ज़रूर रखें, लेकिन उसके साथ साथ गज़ा फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं जो इस वक्त ख़ास तौर पे इंतहाई मुश्किल और कर्ब का शिकार हैं, उनको भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और अल्लाह करे कि उनकी मुश्किलात जल्द आसान और रमज़ानुल मुबारक की बरकतों के सदके। गेटिंग बैक टू द डिस्कशन पैनल, इससे पहले तो हम थोड़ी तल्ख फैक्ट्स पे भी बात कर रहे थे और उसके साथ साथ हम अपनी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी, लेकिन चूँकि हमारे साथ हमारा अतर साहिबा हैं और एक ऑफिसर भी हैं, एक खातून भी हैं, तो हम ज़रा इनकी ज़िंदगी का वो पहलू भी थोड़ा सा जानते हैं जो कि 12 लोग जानना चाहते हैं। तो आपकी सहरी और अफ्तारी, इट गोज़ लाइक द ऑफिसर्स घर के अंदर या खुद करती हैं कुछ, उस हवाले से थोड़ा सा अपनी घर की रूटीन हमें बताइए। बिल्कुल, सहरी जो है वो कोशिश होती है लाइट हो, 1 ब्रेड स्लाइस अच्छा, बस, और 1 एग। सो आपका पूरा दिन उस पे, हाँ, आप प्रोसेस कर लेती हैं पूरा दिन? वाह। बिल्कुल कर लेती हूँ, क्योंकि उसकी वजह है कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खा लें या बड़े शौक से कोई पराठा या कोई ऐसी चीज़ खा लें विच इज़ हैवियर, तो आपसे यू कैन नॉट, यू नो, दैट इज़ मोर डिफिकल्ट। अच्छा, मुझे तो वो चीज़ ज़्यादा मुश्किल लगती है कि वो लग रहा होता है जैसे दिल ख़राब हो रहा है ना, सुबह के टाइम आपका दिल भी नहीं कर रहा होता, और उसके बाद जो है फिर जाहिर है आपने अगर नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, तो फिर आपको फिर यू नो यू वांट टू फील लाइटर एंड डू ऑल द थिंग्स। तो वो इस वजह से मुझे तो खैर लाइट सहरी पसंद है, और जो अफ्तार है उसमें फ्रूट
फ्रूट चाट, फ्रूट सैलेड, इस तरह की चीज़ें मुझे तो ज़्यादा पसंद हैं। इस पोजीशन या इस ओहदे पे आने के बाद बच्चों के साथ सहरी इफ्तारी अभी तक हो रही है या बच्चे गिला कर रहे हैं? बिल्कुल, सहरी तो जाहिर है बच्चों के साथ ही होती है, इफ्तार ऑन एंड ऑफ डिपेंड्स चल रहा है, लेकिन ये है कि कोशिश होती है कि घर जाके ही हो। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा प्रोफेसर साहब, अभी हम गाड़ियों के हवाले से और ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बात करते हैं। आपने अब जब अपनी बात का आगाज़ भी किया था तो आपने यही कहा था कि दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाना ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तेज़ी, जल्दबाजी, हमारी कोशिश होती है कि वो जो साथ आगे आ रहा है उसको हम पीछे छोड़ दें और हम खुद आगे निकल जाएं। और यही पैदल चलने वालों का है कि जहाँ पैदल चलने वाले को देखते हैं हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं कि ये कहीं ना गुजर जाए, हम पहले गुजर जाए। देखें, अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद में हुकूक का बयान किया ना, तो दो अल्फाज बड़े गौर करने वाले। फरमाया वल जार दिल कुर्बा वल जार जुनुब व साहिब बिल जंब वब्न सबील, साथ चलने वाले, आपके दाएं बाएं वाले लोगों के भी आप पर हुकूक हैं। जब आप यहाँ मैं बैठा हूँ तो मेरे दाएं बाएं जो बैठे हैं इनके मेरे ऊपर हुकूक हैं। जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी के अंदर बैठे लोग और मेरी गाड़ी के साथ वाली गाड़ियों के मेरे साथ हुकूक हैं। तो उनके साथ कुर्बानी देना और उनके हुकूक का ख्याल रखना, उनके राइट्स को, उनकी हिफाजत करना, ये मेरे फ़राइज़ में आता है। लेकिन बात वही है जिसको हम कर रहे हैं। बात मैं ये समझता हूँ कि कानून की जब तक हुक्मरानी नहीं होगी, हमारे यहाँ तो हुक्मरान का कानून चलता है ना जी, कानून की हुक्मरानी हर किसी पर। मुझे याद है मैंने आपके एक्सप्रेस अखबार में ही कहीं कोई एक बार कोई कॉलम पढ़ा था, मुझे कॉलम निगार तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने दुबई के किसी हुक्मरान का लिखा कि उनकी गाड़ी का भी अगर चालान हो गया तो पुलिस वाले ने उनको जाने नहीं दिया। उसने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा मेरा मुल्क तरक्की करेगा और आइंदा कुछ अरसे में, ऐसा 80s की बात है। तो लोग पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, आपके पास तो अभी है ही कुछ नहीं। अभी भी अगर आप चले ना दुबई और ये शारजा और इनकी रोडों पर उन्होंने लिखा हुआ कुन्ना फिज़ ज़मन अल माज़ी, माजी में हम सिर्फ खजूरें बेचते थे, हम मछलियाँ बेच, ये उनका कोई हालात थे। अब तरक्की कर गए तो वो हैरान थे लोग कि कैसे आप तरक्की करेंगे। उसने कहा मेरे मुल्क के कांस्टेबल ने मुझे रोक कर मुझसे फ़ाइन ले लिया, मेरा मुल्क तरक्की करेगा। आज करें जुर्रत, किसी बड़े से फाइन ले ले। और हमारे यहाँ तो थोड़े जुर्म पर बंदा पकड़ा जाता है, जब जुर्म बहुत बड़ा हो जाए तो फिर उसकी इज्जत भी ज्यादा होती है। तो जब कानून की एक सेंटिटी होती है, जब कानून का एहतराम ऊपर से खत्म हो जाए तो नीचे तक लोगों के अंदर कानून का एहतराम खत्म हो जाता है। हुक्मरानों को पहल करनी पड़ेगी, हुक्मरानों को पहल करनी पड़ेगी। अन्नास वाला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं, हुक्मरानों को कानून की पाबंदी करके दिखानी पड़ेगी, तब लीड बाय एग्जांपल। हाँ, बिल्कुल ऐसे। फाद भाई, योर टेक। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं इसको एक लाइटर टोन में, मुझे एक वाकया याद आ रहा था। हमारे अंडरग्रेड के अंदर प्रोफेसर्स बाहर से भी आते थे। तो प्रोफेसर माइकल मर्फी यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना से यहाँ पे आए पढ़ाने सेमेस्टर। पहले दिन आए लाहौर में, तो उन्होंने वो चिंची देखा और वो उसके अंदर लोग बैठे हुए। मैं कहा दिस इज वेरी डेंजरस, दिस कैन कॉज एक्सीडेंट्स, तो ये तो सेफ्टी भी नहीं है। मैंने कहा इट्स अ नॉर्म एयर सर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उन्होंने इतनी छोटी सवारी से इतना बड़ा काम आप ले रहे हैं। तो वो उसके लिए वो जो एक ग्लिम्स था, बिहोल्ड करना, वो ही इतना मुश्किल था कि यार ये 8-10 लोग कैसे बैठ सकते हैं इस सवारी के ऊपर। सर वो बैठे हुए देखे थे, लटके हुए देखते थे, शायद थीसिस उसी पे लिखते। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा ना, मतलब ये जो व्हीकल्स की फिटनेस की भी जैसे बात हुई, अच्छा, इस पे जरा रिव्यू करने की जरूरत। आप तो खुद भी बहुत सारी सरकारी तकारीब को होस्ट भी करते हैं, यू हैव द एक्सपीरियंस टू सिट विद द पीपल, आई मीन विद द हायर रैंक्स। तो ये लोग तो, इनको तो एक्सपीरियंस नहीं होता है, जब ये लोग गुजरते हैं उस वक्त तो ट्रैफिक रुक जाता है। जितने भी हमारे हुक्मरान प्रोटोकॉल लगा, ठीक है, कुछ हेलीकॉप्टर से दफ्तर जाते हैं, पहले हमारे जो थे, तो उनको तो क्या पता होगा कि एक आम आदमी की मुश्किलात क्या है। वो एक पुलिस ऑफिसर को तो पता लग सकता है, जो मेरी जेडी के ऊपर के। उनको तो एक पुलिस ऑफिसर की भी मुश्किलात का नहीं पता कि उसको क्या मुश्किलात आ रही हैं अपना काम करने में। तो हाउ आई मीन वो कैसे रियलाइज करेगा हमारा हुक्मरान कि रोड पे खड़ा हुआ एक शख्स किस कर्ब से गुजर रहा है, उसके लिए तो रूट भी लग जाएगा, उसकी तो गाड़ी भी बड़ी अच्छी है, तो उसका तो लाइफस्टाइल ही ऐसा नहीं है कि उसको पता चले कि मुश्किलात क्या है। अब ये सवाल आपका बहुत मुश्किल है, वन ऑफ दीज डेज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन ये बात आपकी सही है कि हमारे हुक्मरान जो है ना, वो साइलोज में रहते हैं और वो कम्युनिटी एट लार्ज की प्रॉब्लम से कटे हुए होते हैं। और ये मतलब अक्रॉस द बोर्ड है, कोई भी पार्टी हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे आए, वो प्रोटोकॉल्स का ऐसा निजाम है कि वाकई उन अवाम से वो कट जाएंगे। मतलब आप माइनर सी बात, आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए रोड्स खुली हैं, साफ हैं, जिधर उन्होंने जाना है वहां पे क्लीनलीनेस के प्रोटोकॉल्स हैं, उनको नहीं समझ आएगी कि रियलिटी में क्या है। तो अब वही वाली बात जो प्रोफेसर साहब भी कर रहे हैं
कि भाई हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह फिर कोई हुक्मरान रात को सीक्रेटली खुद गश्त करे, प्रोटोकॉल के बगैर निकले, वाकई सरप्राइज विजिट्स और वो फिर करे, फिर पता चलेगा कि असल में स्टेट ऑफ द अफेयर्स क्या है। मगर मुश्किल काम है, वक्त लगेगा, और क्वाइट ऑनेस्टली दुनिया भर में हमारे जो ओवरऑल अब सिक्योरिटी के भी इश्यूज तो हैं ना, जेन्युइनली जी जी, हमें इसको भी भूलना नहीं चाहिए बहरहाल कि वी लिव इन एन एनवायरनमेंट जो कितना चार्ज्ड है कि यहाँ पे जेन्युइन सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनको कैवलकेड चारों ना चार भी रखने पड़ते हैं। यहाँ पे आपकी एक प्राइम मिनिस्टर रोड के ऊपर वो शहीद हो चुकी हैं, मतलब ये सारा मामला भी है। तो अगर आइडियल सिचुएशन हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स ना हो, तो ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है रातों को निकलें, आवाम से इंटरैक्ट करें, तो उन्हें आइडिया होगा कि क्या मसाइल हैं। मैडम, हमारे प्लेटफॉर्म से हम ज़रूर चाहेंगे कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, और आप चूँकि ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी को लेकर हम बार बार खुद भी बात करते हैं, और आपके भी ज़रूर चाहेंगे कि कुछ भी आप पब्लिक को कहें कि ट्रैफिक की कवानीन की जो पाबंदी है कितनी लाजमी है, किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं इन ट्रैफिक हादसात को। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये कि अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी को अपने जहन में रखें, प्रायोरिटी उसको बनाएं। हम कई दफ़ा बहुत कैजुअल ले लेते हैं, बहुत सारे मोमेंट्स में बहुत नॉन सीरियस और केयरलेस तरीके से ड्राइव कर जाते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि इट कैन कॉस्ट अस वेरी हैवीली इवन आवर लाइफ। तो वो हम लोगों को अपने जहन में हर वक्त रखना चाहिए। हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनना पड़ेगा। दूसरा ये कि हम लाहौर में एटलीस्ट जहाँ तक मैं देख रही हूँ, हम इसको एज अ चैलेंज क्यों नहीं ले लेते, हम क्यों नहीं इसको समझ लेते कि भाई आवर इमेज, हम लोग एक इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतना इम्पोर्टेंट मॉडर्न सिटी है लाहौर, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वाई कांट वी मेक हमारे अपने जो सिटीजन्स हैं वो इसको एक मॉडल के तौर पे ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं बना सकते। सब पढ़े लिखे हैं, यही जाके मोटरवे पे इतनी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो व्हाट इज़ द इशू कि वो लाहौर की रोड्स को वो इस तरह से मिसयूज़ या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, तो वाई कांट वी डू इट। तो मेरी तो तमाम सिटीजन से रिक्वेस्ट भी होगी, गुजारिश भी होगी कि ट्रैफिक लॉज को समझें और उनको फॉलो भी करें, उसका फ़ायदा आपको है। दूसरा, अपने लॉज की रिस्पेक्ट करना जो है वो बेसिकली अपने मुल्क की रिस्पेक्ट करना है, अपने उस चीज़ की कदर करना है। तो प्लीज़ उसको फॉलो करें और ये साबित करें कि हम पढ़े लिखे आवाम हैं एंड वी have read the laws and we mean to implement the laws। और हम तो ये मेरी एक वो होगी कि क्यों हम इस चीज़ को नहीं कर पाते, तो ये एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप तशरीफ लाई, अपने कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला, और आप दोनों साहिबान का भी बहुत शुक्रिया, फहद भाई एंड प्रोफेसर साहब। हमने क्या किचन में जाना है? बिल्कुल किचन में जाना है हमने। बिरयानी रेडी हो गई है, अहमद ने खाना तैयार कर लिया है। अहमद, रेसिपी अब बता दें हमें। रेसिपी एज यूजुअल बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, और डालडा में आज हम बनाया है हमने सारा खाना अपना, ओके, विच इज़ डबल रिफाइन ऑयल, एंड 38 ईयर से हमारे साथ है, हमारी कलनरी टीम के साथ है, कलनरी ग्रुप घरों के साथ है, और जहाँ ममता वहाँ डालडा। तो बिरयानी की जो रेसिपी है वो बड़ी सिंपल है। हमने 1 किलो बिरयानी मसाले के अंदर हमने प्याज 200 ग्राम टमाटर और कुछ हर्ब्स डाल के इसका मसाला बनाया। वी हैव द रेसिपी कार्ड एज वेल ऑन स्क्रीन। ठीक है, मसाला बनाया और दही डाल के इसकी भुनाई की है हमने। ठीक है, भुनाई करने के बाद हमने जो है इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिसमें कंपलसरी स्टार एनीस है और बादियान के फूल है। ठीक है, ठीक है, बादियान के फूल हैं सॉरी, और सिनेमन स्टिक्स हैं। ठीक है, और इसको डालने के बाद हमने राइस बॉईल करके इसका दम लगाया रू केवड़ा और एसेंस के साथ। ठीक है, ठीक है। सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर सिंधी एलिमेंट इन इट? आई मीन व्हाई इज इट कॉल्ड सिंधी बिरयानी? आलू बुखारा, ओके, इसमें आलू बुखारा गया है जो कि सिंधी एलिमेंट को निकालता है। अच्छा, ठीक है। मैंने स्पाइसेस इसके ज़्यादा नहीं किए, लेकिन इसके जो स्पाइसेस लेवल होते हैं ना बहुत ज़्यादा वो होते हैं, चढ़ते हुए होते हैं, और वो काफ़ी अच्छे खासे चढ़ते हुए होते हैं, क्योंकि रोज़ा है। तो हम से खाने ताकि हम कल भी, वैसे तो खुल गया है लाहौर के अंदर रोज़ा, लेकिन जाहिर है कि आपको खाना अगले दिन भी है, तो इसलिए आप स्पाइसेस को उतने हिसाब से इसी के साथ साथ विंग्स हैं, जिन स्किन वाले विंग्स हैं मेरे पास, और इनको मैंने टिक्का मसाला बनाया है खुद ही, जिसके अंदर मैंने कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, अदरक, लहसुन, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और हल्दी पाउडर डाल के और जिंजर गार्लिक के साथ मैंने इसको मैरिनेट किया। और ये डायरेक्ट जो हैं
Looks beautiful, यार। 17 to 18 मिनट्स के लिए एयर फ्रायर में गए हैं और 180 डिग्री पे हमने इसको 16 to 17 मिनट्स दिए हैं। आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें ब्लड एलिमेंट होता है, तो उसको थोड़ा कवर अप करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है ज़्यादा time टाइम दे इसको ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है। इसको चूंकि आपने ऑयल में फ्राई नहीं किया तो फिर जो हेल्थ एलिमेंट है वो भी इसमें एग्जैक्टली आज आप खा सकते हैं। मौजूद है। वाह जबरदस्त, वाह, तो जबरदस्त। हमने फाइनल प्रेजेंटेशन भी आपको दिखा दी, रेसिपी कार्ड भी आपको दिखा दिया। अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर सच डिलिशियस रेसिपीज। और वैसे ही कितने पर्सन के लिए सर्विंग है जो आपने बनाया आज खाना? ये देखें वैसे तो 6% वैसे सर्विंग तो मेरा आप साइड पे रख दीजिए, बाकी लोगों के लिए बता दीजिए कितने परसेंट 6% सर्विंग हमने आज बनाई है। ठीक है, 1 kg मीट और 1 kg राइस हो तो 6% सर्विंग उसमें से निकलती है। Okay. और विंग्स की जो सर्विंग है वो 4 to 5। एंड आई होप ये कॉस्ट इकोनॉमिक भी है। इंशाल्लाह ताला को हम हमेशा जो है वो कॉस्ट बजट का ख्याल रखते हैं, अच्छी बात है, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अहमद कि आपने हमें बता दिया। अहमद ने जी आपको आज सिंधी बिरयानी और साथ साथ विंग्स बना के बताए हैं, तो हम थोड़ी देर बाद इसको खाएंगे जब हम इस शो से साइन ऑफ कर लेंगे, लेकिन हमें अभी ब्रेक लेनी है। जी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। इस उम्मीद के साथ कि आपने आज के भी हमारे खैर रमज़ान के सिलसिले को बहुत ज़्यादा सराहा होगा। अपने तौर पर आपको भी हमारी तरह इससे आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा और आज भी हम आपका इस रोज़े का अख्ताम बखूबी कर पाए होंगे उस मालूमात के ज़रिए, उन मामलात के ज़रिए जिनको हमने प्रोग्राम में आज ज़ेरे बहस रखा। इसके साथ ही प्रोग्राम तो अपने अख्ताम को पहुँचा, लेकिन जाते जाते हम आपको अपना सेगमेंट दिखाएंगे अखलाकियात, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं कि अपने आप से झूठ बोलना क्या होता है और उसके नुकसानात क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और इसके साथ साथ ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है। तो सेगमेंट में आप गुफ्तगू सुने। हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल हमारी झूठ पर बात हो रही थी कि झूठ जो है उसके हवाले से इस्लाम ने में इतनी सख्ती से ममानियत क्यों की गई है और गुनाह कबीरा इसको क्यों कहा गया है। उसकी हम साइकोलॉजिकल रीज़न्स ढूंढ रहे थे और साइकोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं, जदीद नफ्सियात इसके बारे में क्या कहती है, इस हवाले से हमने बात की थी। हमने इसको डिफ़ाइन किया था कि झूठ बुनियादी तौर पे एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आप जानते हैं कि वो गलत है, वो फ़ाल्स है, लेकिन आप एक ऐसे फ़र्द को देते हैं कि वो इसको ट्रू परसीव करे, उसको सच जाने। और बिल्कुल इस तरह की एक हदीस है, बहुत ही खूबसूरत हदीस है कि ये एक बहुत बड़ी ख़यानत है कि तुम अपने भाई को एक ऐसी बात कहो कि वो उसे सच जाने जबकि वो बात गलत हो। एग्जैक्टली वही इसी तरह डिफ़ाइन किया गया इस्लाम में, जिस तरह अभी जनरल डेफिनेशन है झूठ के हवाले से। झूठ के हवाले से हमने कल जब बात का अख्ताम किया था तो हमने कहा था कि हम अब बात करेंगे कि अपने आप से झूठ बोलना, ये भी एक बहुत बड़ी किस्म है कि अपने आप से जब आप झूठ बोलते हैं। झूठ के हवाले से जब आप अपने आप से झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, आप अपनी ज़ात की आपकी परवरिश रुक जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र होती है और आपके जो सराउंडिंग है, आपकी जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो भी ख़राब होते हैं। लेकिन ये अपने आप से झूठ बोलना इस कदर ख़तरनाक क्यों है और इस कदर खौफनाक क्यों है? अपने आप से झूठ बोलना, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि होता क्या है। यानी इसको हम कहेंगे द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसेप्शन, यानी अपने आप को धोखा देने का एक फ़न है जिसमें आप अपने आप को धोखा देते हैं सिर्फ अपनी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, पेन से फ़रार के लिए। जबकि वही पेन से अगर आप फ़रार ना करें और उसका सामना करें और उस एंग्जाइटी का सामना करें तो उसका जो आउटकम है वो कहीं बेहतर हो सकता है, कहीं उससे आपकी परवरिश होती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अपने आप से झूठ बोलना क्या होता है। इसकी कई मिसालें हम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इस तरह की स्टेटमेंट सुनी होंगी कि ज़्यादा इल्म जो है ये गुमराही पैदा करता है, या ज़्यादा इल्म जो है ये भी अच्छा नहीं होता। ये क्यों स्टेटमेंट दी जाती है, कभी आपने गौर किया? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। हम जानते हैं कि ये गलत है, क्योंकि एक तो ज़्यादा इल्म कुछ नहीं होता, हर इल्म के ऊपर एक इल्म वाला होता है और इसकी कोई सरहद नहीं है, इसकी कोई हदूद नहीं है। यानी आपके पास जितना इल्म ज़्यादा होता चला जाए तो वो किसी भी सूरत में आपकी ज़िंदगी को नेगेटिव मुतासिर नहीं करता, बल्कि वो आपको तसुबात से बचाता है, वो आपको खौफ से बचाता है, वो आपको तोहमात से बचाता है, वो आपकी म्यारे ज़िंदगी को बेहतर करता है, वो आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर करता है। तो इसका मतलब है कि इल्म किसी तौर पे भी गज़ंद नहीं पहुँचाता, नुकसानदेह नहीं होता। फिर ये स्टेटमेंट क्यों दी जाती है कि ज़्यादा इल्म जो है वो गुमराही पैदा करता है? वो इसलिए दी जाती है कि जब आप ज़्यादा वो इल्म जिसको आप ज़्यादा इल्म समझ रहे हैं, वो जब आप इल्म हासिल नहीं कर पाते तो अंगूर खट्टे हैं कि बिल्कुल वही मिसाल है कि फिर आप एक्सक्यूज़ लेके आते हैं और वो जो एक्सक्यूज़ हैं वो आपकी एंग्जाइटी को कम करते हैं।
खामोश रहना बेहतर है बैड एक्सक्यूज़ देने से, क्योंकि वो इतना नुकसानदेह नहीं होगा जितना आप बुरी तौजीह पेश करके अपना नुकसान करेंगे। अब हम इसकी और भी कई मिसालें लेते हैं। मिसाल ओवर कॉन्फिडेंस इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। चेरी पिकिंग डाटा इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। यानी आप अपने मतलब का डाटा किसी जगह से उठा लें कि जो आपको सपोर्ट करता है वो आपने डाटा उठा लिया, और उसके बाद चाहे वो दूसरे वाला डाटा जो है वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं है उसको आपने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो आपके ओपिनियन के साथ नहीं जाता। इसी तरह आप आगे चले जाएँ। कंफर्मेशन बायस बुनियादी तौर पे भी यही है कि आप पहले को अपना ओपिनियन शेप करते हैं, अपनी राय कायम करते हैं, फिर उस राय के हक़ में, यानी आपका जो भी राय है या जो भी आपका ख्याल है उसके हक़ में जो चीज़ें हैं वो लेते चले जाते हैं, और उसके जो मुखालिफ हैं वो दूर करते चले जाते हैं। तो इससे एक तासुब जन्म लेता है और आप मुतासिब हो जाते हैं। और जब भी आप मुतासिब होते हैं तो जिस कदर आप मुतासिब होते हैं उस कदर आप रियलिटी से दूर होते चले जाते हैं। साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज़म्स में जो डिनाइल स्टेट है ये बड़ी अहम है, जिसमें आप रियलिटी को डिनाई करते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक एंग्जाइटी है, उसको ख़त्म करने के लिए आप रियलिटी को डिनाई करना शुरू कर देते हैं, एक डिनाइल स्टेट में चले जाते हैं। इससे क्या होगा? क्या रियलिटी तब्दील हो जाएगी? वो तो नहीं होगी। दोस्तोयेव्स्की जो है उन्होंने इस पे सबसे खूबसूरत एक पैराग्राफ लिखा है। अपने आप से जो झूठ बोलना है ये सबसे बदतरीन किस्म है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने आगे 5 स्टेजेस गिनवाई हैं। उसमें से एक स्टेज ये है कि जब आप अपने आप से झूठ बोलते हैं और मुसलसल बोलते चले जाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है, यानी जो पहली स्टेज है वो ये आती है कि आप अपने अंदर ट्रुथ को पहचानने की सलाहियत और क़ुव्वत से महरूम हो जाते हैं, बल्कि जो सराउंडिंग में भी जो सच है या ट्रुथ है उसको भी पहचानने से महरूम हो जाते हैं, उस क़ुव्वत से, उस सलाहियत से। इसकी जो दूसरी स्टेज है वो ये है कि ना सिर्फ आप अपनी रिस्पेक्ट से महरूम हो जाते हैं, बल्कि जो दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, पूरा जो रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट है उससे महरूम होते चले जाते हैं। और इन 2 स्टेजेस के बाद जो तीसरी स्टेज आती है वो आती है कि मोहब्बत की सलाहियत से आप महरूम होते चले जाते हैं। आप मोहब्बत न कर पाते हैं सराउंडिंग में भी, और मुकम्मल तौर पे आप जब आप मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर एक खालीपन आ जाता है, किस कदर एक एम्प्टीनेस आ जाती है, और उससे कई नफ्सियाती बीमारियाँ जन्म लेती हैं। और उसका जो चौथी स्टेज है वो प्लेयर सीकिंग है, यानी वो टोटल आप प्लेयर की तरफ चले जाते हैं और पेन को मुकम्मल तौर पे अवॉइड करते हैं, और उसके बाद आपकी जो ज़ात की परवरिश है, जो ग्रोथ है, वो रुक जाती है। नीत्शे का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है, आई एम नॉट अपसेट दैट यू लाइड टू मी, दैट आई एम अपसेट दैट फ्रॉम नाउ आई कांट बिलीव यू। इतना बड़ा नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान है कि मैं इसलिए अपसेट नहीं हूँ, मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। मैं इस पे परेशान हूँ कि अब इसके बाद मैं तुम पे यकीन नहीं कर पाऊँगा। हज़रत सफ़वान बिन सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है? उन्होंने कहा हो सकता है। मोमिन बख़ील हो सकता है? कहा बख़ील हो सकता है। कहा मोमिन झूठा हो सकता है? कहा मोमिन झूठा नहीं हो सकता। सो जो झूठ है वो चाहे आपको मज़हब बताए, चाहे आपको जनरल अखलाकियात बताएं, चाहे आपको नफ्सियात बताएं, चाहे आपको कोई और ख़ित्ता बताए, नेकी अपनी एसेंस में नेकी है, वो आपने करनी है, हर सूरत में करनी है। आप ये तो नहीं हो सकता कि कोई ऐसे अग़ियार हैं जो मुझे पसंद नहीं है और कल वो कहना शुरू कर दें कि सच जो है वो बहुत खूबसूरत चीज़ है और सच बोलना चाहिए, और सिर्फ इस बुनियाद पे कि क्योंकि वो मेरे अग़ियार कह रहे हैं तो मैं इस बुनियाद पे सच बोलना छोड़ दूँ। सो नेकी कोई भी कहे, यानी सच बोलना कोई भी कहे, वो आपको मज़हब, आपको बचपन से आपको तरबियत दी जाती है, आपको अखलाकियात के हवाले से बचपन से तरबियत दी जाती है। आपको जनरल जब आप पूरी दुनिया घूमते हैं तो आपको मालूम होता है कि सच जो है उसकी एक स्ट्रेंथ है और झूठ जो है वो एक इंतहाई बुरी चीज़ है। मसला ये है कि ये तमाम मालूमात, ये तमाम इल्म आपके अंदर मौजूद है, आपको ये तमाम चीज़ों का इल्म है, बखूबी इल्म है कि झूठ बुरी चीज़ है। मामला जो है वो सिर्फ एक खला है, एक खलीज है जो कि अबूर करनी है, और वो खलीज है अमल की खलीज है। सच बोलना है, इल्म में आ चुका है, अब हमने बोलना है। कल हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है और सोशल मीडिया पे जिस तरह झूठ बोला जा रहा है और पैसा कमाने के लिए जिस तरीके से थंबनेल्स बनाए जाते हैं, ये क्या है? फेक न्यूज़ और फॉल्स न्यूज़ को हम कैसे चेक कर सकते हैं? क्योंकि इस्लाम में बहुत सख्ती से कहा गया है कि बग़ैर तहकीक के हमने बात को, उस खबर को आगे नहीं फैलाना, नहीं बढ़ाना। इस पे हम कल बात करेंगे। देखते रहिए। खैर रमज़ान।